पार्ट नंबर 27, पेशकश मीरे कारवान। और तुम जानती हो जिस शख्स का मैं ताकुब कर रहा था वो कौन है? मैंने उसके खामोश होने पर कहा। चित्रा ने नफी में सर हिला दिया तो मैंने बात जारी रखते हुए कहा, वो शहर का एक आश्रम का मुंशी स्वामी परमानंद है। वो आज दिन भर हमारी निगरानी करता रहा। शाम के वक्त उसने एक कमरे की अकबी खिड़की खोलकर अंदर झांका भी था। उसे कुटिया के आसपास देखकर मुझे उस पर शुबा हो गया था। शाम के बाद जब वो शहर की तरफ वापस आया तो मैंने उसका ताकुब शुरू कर दिया। वो पहले आश्रम गया था, फिर यहाँ आया था। तकरीबन 1 घंटे मंदिर के अंदर रहने के बाद वो वापस जा रहा था। मैं उसके पीछे था कि तुमने मुझे रोक लिया। अब उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है। चित्रा ने जवाब दिया, ये लोग जब तक मंदिर के अंदर हैं हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। इन्हें किसी न किसी तरह बाहर निकालना होगा। ये इत्तफाक है कि मेरे और तुम्हारे दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं और दोनों खूनहार दरिंदों की तरह निहायत ही खतरनाक है। इनसे निपटने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा। मैंने कहा, अब यहाँ बैठना बेकार है, वापस चलो। चित्रा ने उठते हुए कहा, हम दोनों का साथ चलना मुनासिब नहीं है। अब अगर मुझे तुम्हारे साथ देख लिया गया तो कोई गड़बड़ हो सकती है। तुम आगे चलती रहो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। चित्रा मंदिर की तरफ चली गई। मैं भी कुछ फासला देकर उसके पीछे चलने लगा। मंदिर के सामने पहुंचकर चित्रा शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गई। मेरे उसके दरमियान तकरीबन 20 गज का फासला था। तकरीबन 2 फरलांग का फासला तय करने के बाद मैं उसके साथ मिल गया। हम कुछ दूर तक इकट्ठे ही चलते रहे। इस वक्त रात के 9 बजने वाले थे। एक मोड़ पर पहुंचकर मैं रुक गया। तुम जाओ, मैं जरा बाजार की तरफ से होकर आता हूँ, कुछ खाने को ले आऊं। मैंने कहा। चित्रा पहाड़ियों की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गई और मैं बाजार की तरफ चल पड़ा। मैंने एक रेस्टोरेंट से खाना पैक करवाया, बाजार से कुछ और चीजें खरीदी और कुटिया की तरफ चल पड़ा। दिन के वक्त उस तरफ लोगों की आमदोरफ्त रहती थी, लेकिन इस वक्त ये रास्ता सुनसान पड़ा था। मैं भी कुटिया से चंद गज दूर ही था कि एक हल्की सी नस्वानी चीख सुनकर चौंक गया। ये आवाज कुटिया की तरफ से आई थी और उसे पहचानने में भी मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो चित्रा के चीखने की आवाज थी। कुटिया के करीब पहुंचकर मैं रुक गया। इस तरह बराह रास्त अंदर दाखिल होना मुनासिब नहीं था। मैं दबे कदमों चलते हुए कुटिया के पिछली तरफ पहुंच गया। हर तरफ सन्नाटा था। दूर दूर तक किसी ज़ीरूह की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन कुटिया के अंदर जो ड्रामा हो रहा था उससे अंदाज़ा लगाने में मुझे दुश्वारी पेश नहीं आई। मैं पिछली खिड़की के करीब पहुंचकर रुक गया। ये वही जगह थी जहां से शाम को स्वामी परमानंद ने झांक कर खिड़की के शीशे से आंख लगाई थी। ये वही कमरा था जहां रात को मैं सोया करता था। ये कमरा खाली था। अलबत्ता दूसरी तरफ आतिशान वाले कमरे में दिखाई देने वाला मंजर बड़ा ही सनसनीखेज और खौफनाक था। उस कमरे में चित्रा के अलावा 2 आदमी थे और दोनों खौफनाक सूरतों वाले पुजारी थे। उनके हुलिये देखकर लगता था जैसे उनके जीवन का बेशतर हिस्सा जंगलों में गुजरा हुआ हो। उनमें से एक ने चित्रा के बाजू मोड़कर उसे अपनी गिरफ्त में ले रखा था। चित्रा के बदन पर अब वो चादर नहीं थी, वो छोटे जेर जामे थे। घुटनों से गर्दन तक उसका बदन अपनी असली रंगत में था, जबकि गर्दन से ऊपर चेहरा, पूरे बाजू और घुटनों से लेकर पैरों तक की रंगत स्याह थी। दूसरा पुजारी चित्रा के सामने खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख और चेहरे पर बुरे खौफनाक तासुरात थे। गुरुजी बहुत खुश होंगे, वो पीले और गंदे दांतों की नुमाइश करते हुए बोला। उसे जब पता चलेगा कि काले मंदिर वाली जो लोंडिया दिन भर उसकी नजरों के सामने रही है वो अप्सरा की तरह हसीन है, तो वो बहुत खुश होंगे। गबरू, पहले तू अपना तो मुंह मीठा कर ले, उस पुजारी ने कहा जिसे चित्रा को गिरफ्त में ले रखा था। गुरु तो ऐसी चीजों के मजे लेते ही रहता है, आज हम भी चख ले। पहले इससे पूछ तो लें इसका प्रेमी कहाँ है।
पहले पुजारी ने जवाब दिया, जिसे गबरू के नाम से मुहातिब किया गया था। वो चित्रा की तरफ मुतवज्जा हो गया। हाँ तो चित्रा देवी, बहुत नाटक रचा लिए तुमने। अब तुम्हारा भेद खुल गया है। बता दो, तुम्हारा प्रेमी कहाँ है जिसकी हमारे गुरु को तलाश है? वरना तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं कुछ नहीं जानती, छोड़ दो मुझे। चित्रा ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरी मासूम बेटी और मेरे शौहर को मार डाला। मैंने कसम खाई है कि तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे गंदे और गलीज खून से गंगा के पवित्र पानी को भी गंदा कर दूंगी। सुना तुमने भेरू? गबरू ने अपने साथी की तरफ देखते हुए हल्का सा कहका लगाया। ये नारी हमारे लहू से गंगा जल को गंदा करेगी, पर ये ना जाने है कि हमारा खून तो गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र है। इसका मुंह तो धुलाओ गबरू, चुम्मा लोगे तो तुम्हारा मुंह भी काला हो जाएगा। भेरू ने कहा, हाँ ये तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा था। अभी इसका मुखड़ा धुलाता हूँ। वैसे अपना मुंह भी तो तवे की तरह ही काला है। एक बार और काला कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। गबरू ये कहते हुए कमरे के उस हिस्से में चला गया जहां पानी का मटका रखा हुआ था। इस तरह वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मैंने दोनों हाथों में पकड़े हुए शॉपिंग बैग बड़ी आहिस्तगी से जमीन पर रख दिए और एहतियात से खिड़की खोलने लगा। ये खिड़की शाम को स्वामी परमानंद ने खोली थी और फिर उसके पट बेड़ दिए थे, और इस वक्त मुझे खिड़की खोलने में जरा सी भी दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मैं खिड़की के फ्रेम पर चढ़ रहा था कि गबरू पानी से भरा हुआ गिलास लेकर सामने आ गया। ले, मुंह धो ले, तेरा असल रूप तो देखें। उसने ये कहते हुए पानी चित्रा के मुंह पर फेंक दिया। चित्रा के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसके चेहरे पर छाया हुआ रंग पानी के साथ बह निकला। वो जरा सा मचली तो उसके पीछे भेरू ने उसका हाथ कुछ और मजबूती से जकड़ लिए। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, वो चीही। एक औरत पर जुल्म करते हुए तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं, अपने उस प्रेमी के बारे में बता दो, कहाँ है वो? भेरू ने उसकी बाजू को मरोड़ते हुए कहा। मर्द होता तो तुम्हें अकेले छोड़कर ना भाग जाता। है, उसको तो हम तलाश कर ही लेंगे। पहले तेरे साथ तो मैं आ गया शैतानू, मैंने गूंजदार आवाज में कहते हुए खिड़की से अंदर छलांग लगा दी। तुम्हें इंतजार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, मैं आ गया हूं। अब तुम दोनों तैयार हो जाओ। मैं उछलकर बीच वाले दरवाजे के करीब आ गया। उन दोनों ने बैक वक्त मेरी तरफ देखा। एक लम्हे को तो यूं लगा जैसे इन दोनों के देवता कूच कर गए हों, लेकिन फिर उन दोनों ने हैरत अंगेज तौर पर बहुत जल्दी अपने आप पर काबू पा लिया। भेरू ने अचानक ही चित्रा प्रीतम को पूरी कुव्वत से मेरी तरफ धकेल दिया। चित्रा लड़खड़ाती हुई मुझसे टकरा गई। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैंने चित्रा को दोनों हाथों में थाम लिया। उस झटके से भी मैं एक लम्हे को गड़बड़ा गया था, और फिर मेरे संभलने से पहले गबरू और भेरू ने बैक वक्त दो मुख्तलिफ समतों से मुझ पर हमला कर दिया। मैं चित्रा को साथ लेकर बड़ी फुर्ती से नीचे गिर गया और तेजी से लोट लगाकर एक तरफ हट गया। गबरू और भेरू अपनी ही झोंक में एक दूसरे से टकरा गए। उनके सर आपस में टकराए थे। उन दोनों में से किसी के मुंह से भी चीख भी नहीं निकली थी। मैंने चित्रा को अपने से अलग किया और अपने पैरों पर खड़ा होते ही एक जोरदार साइड किक भेरू की रसीद कर दी। किक नपी तुली थी। भेरू चीखते हुए गबरू से टकरा गया और वो दोनों ढेर हो गए। मैंने उन्हें संभलने का मौका दिए बगैर उन पर ठोकरों की बारिश कर दी और अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहे, मगर मेरी हर ठोकर उनमें से किसी न किसी को चीखने पर मजबूर कर देती। बिलाहिर भेरू का दाव चल गया। उसने मेरा पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। मैं लड़खड़ाकर पुष्ट के बल गिरा। भेरू ने बड़ी फुर्ती से उठकर मेरे ऊपर छलांग लगा दी। मैंने इससे भी ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए दोनों टांगे समेटकर अपने पैरों पर उसे रोका और पूरी कुव्वत से दूर उछाल दिया। वो लड़खड़ाते हुए दीवार से टकरा कर गिरा। मेरे संभलने से पहले ही गबरू भी छलांग लगा चुका था। मैं उसे रोकने में कामयाब नहीं हो सका। वो भारी चट्टान की तरह मेरे ऊपर गिरा। वो कम वक्त हासा भारी भरकम था। एक लम्हे को तो मुझे अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ, लेकिन फिर मैंने एक घुटना समेटकर
उसकी टांगों के बीच में ठोकर लगाने में कामयाब हो गया। वो करा उठा। मैंने घुटने से उसी अंदाज में ठोकर दोबारा लगाई। इस मर्तबा वो बुरी तरह बिलबिलाया। मैंने दूसरी टांग भी समेट ली और अपने पैरों पर उठा और फिर उठकर उसे पीछे की तरफ उछाल दिया। वो मेरे सर के ऊपर से होते हुए भद से पीछे की तरफ गिरा। मेरे उठने तक वो दोनों भी उठ गए थे और अरना भैंसे की तरह फुंकारते हुए मेरी तरफ बढ़े। इसमें शुबा नहीं कि उन दोनों में बेपनाह ताकत भरी हुई थी, लेकिन वो लड़ने के फन से वाकिफ नहीं थे, जबकि मुझे उन पर फौकियत हासिल थी कि मैं मार्शल आर्ट्स में महारत रखता था। उन दोनों के अंदाज बड़े खतरनाक थे। वो मुझे गिरफ्त में लेना चाहते थे और मैं जानता था अगर मैं इनके काबू में आ गया तो वो मेरी हड्डियों का सुरमा बना देंगे। मैं इस तरह पीछे हटने लगा जैसे उनसे खौफजदा हो रहा हूँ। 3 कदम पीछे हटते ही मैं ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। इस मर्तबा मैंने डबल किक लगाई थी। मेरा एक पैर भेरों के मुंह पर और दूसरा गबरू के सीने पर लगा। वो दोनों बिलबिलाते हुए पीछे उलट गए और फिर मेरी आंखों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। चित्रा प्रीतम, जो अब तक बीच वाले दरवाजे के करीब पड़ी हुई थी, बड़ी तेजी से उठकर आतिशदान की तरफ लपकी, जहां बर्तनों में सब्जी काटने वाले लंबे फल वाली छुरी पड़ी थी। उसने इससे पहले कि मैं सूरत हाल को समझ सकता, चित्रा ने छुरी उठाकर भेरों पर हमला कर दिया। मुंह पर मेरी किक लगने से भेरों की नाक और मुंह से खून बह निकला और वो कदरे आगे को झुका हुआ था। उसका एक हाथ नाक और मुंह पर था। चित्रा ने खौफनाक अंदाज में चीखते हुए छुरी पूरी कुव्वत से उसके बाएं पहलू में उतार दी। भेरू चीखते हुए मुंह के बल गिरा। चित्रा ने छुरी उसके जिस्म से बाहर खींचकर दोबारा हमला कर दिया। ये वार भी भेरू के पहलू पर ही पड़ा। वो ज़बा होते हुए बकरे की तरह बिलबिला उठा। उसके जिस्म पर लगने वाले जख्मों से खून बह निकला था। वो जमीन पर लौटते हुए जैसे ही सीधा हुआ, इस मर्तबा चित्रा ने छुरी उसके सीने में उतार दी। गबरू एक तरफ पड़ा दहशतज़दा सी नजरों से ये सब कुछ देख रहा था और फिर वो इस कदर खौफज़दा हुआ कि उसने उठकर चीखते हुए दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। मैं भी चित्रा प्रीतम के जुनून को देख रहा था। गबरू की चीख सुनकर मैं जैसे होश में आ गया और दूसरे ही लम्हे मैंने भी गबरू के पीछे छलांग लगा दी। गबरू का पैर मेरे हाथ में आ गया। वो दरवाजे से टकराया। दरवाज़ा बाहर की तरफ मुकम्मल तौर पर बंद था। उसके साथ ही गबरू भी गिरा और उसका पैर मेरे हाथ से छूट गया। इससे पहले कि वो उठकर भागने की कोशिश करता, मैंने छलांग लगाकर उसे छाप लिया। हम दोनों एक दूसरे को पत्थरों पर रगेड़ रहे थे। गबरू को इस दौरान में कई मौके मिले थे। अगर वो चाहता तो मेरी गर्दन मरोड़ सकता था, लेकिन वो अपने आप को छुड़ाकर भागने की कोशिश में था। भेरू का हशर देखकर उस पर पूरी तरह खौफ सवार था। उसने एक बार फिर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस मर्तबा उसकी गर्दन मेरे बाजू की गिरफ्त में आ गई थी। मैंने गबरू की गर्दन को बाजू में लपेट में ले रखा था और वो गिरफ्त छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे बाजू का लगाया हुआ नेक लॉक छुड़ाना मुमकिन ही नहीं था। उसकी पुश्त मेरे सीने से लगी हुई थी। उसकी ये कोशिश भी किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, लेकिन वो पत्थरों पर एड़ियां रगड़ने के सिवा और कुछ नहीं कर सका था। और फिर मुझे वो मौका मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने उसकी गर्दन को जोरदार झटका दिया। हासी मोटी गर्दन थी। झटका लगने से वो चीख उठा था, लेकिन मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ था। मैंने एक और झटका दिया और फिर तीसरे झटके पर कड़क की आवाज उभरी। गबरू बुरी तरह मचला। उसके हलक से हरहराहट वाली दबी दबी अजीब सी आवाजें निकल रही थी। और फिर उसी लम्हे चित्रा चीखते हुए कुटिया से बाहर आई। खून आलूद छुरी उसके हाथ में थी। हम जिस जगह पर थे वहां खुले हुए दरवाजे से लैंप की रोशनी मदम मदम पहुंच रही थी। चित्रा ने आते ही गबरू पर वार कर दिया। चित्रा उसके छुरी उसके पेट में उतर गई। मैंने गबरू की गर्दन को एक तरफ और झटका दिया और उसे छोड़कर एक तरफ हट गया। गबरू को मैंने चित्रा के रहमो करम पर छोड़ दिया था।
वो पत्थरों पर बुरी तरह लौट रहा था और चित्रा छुरी से उससे पै दर पै हमले कर रही थी। उस पर जुनून तारी था। इसी तरह तुम लोगों के हाथ हो। मैंने अपनी बेटी और अपने शौहर का कत्ल होते देखा था और उस दिन मैंने कसम खाई थी कि बेटी और शौहर के कातलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और मैंने उसे ये मौका फराहम कर दिया था। गबरू खत्म हो चुका था, लेकिन चित्रा के जुनून में कोई कमी नहीं आई थी। वो अब भी छुरी से पै दर पै उस पर वार कर रही थी। चित्रा रुक जाओ, मैंने चीख कर कहा। वो खत्म हो चुका है, छोड़ दो उसे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी इसके, चित्रा ने चीख कर जवाब दिया और गबरू के मुर्दा जिस्म पर हमले जारी रखे। मैंने पीछे से चित्रा को अपनी बाहों में लपेट में ले लिया। वो चीख चीख कर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैंने उसे घसीटते हुए वहां से दूर नदी की तरफ ले गया। चित्रा की कॉटेज या कुटिया आबादी से बहुत दूर थी। सन्नाटे में चीहो पुकार की आवाजें अगरचे दूर तक पहुंची होंगी और कहीं न कहीं सुनी भी गई होंगी, लेकिन मुझे यकीन था कि तहकीक के हाल के लिए कोई भी उस तरफ नहीं आएगा, और फिर किसी के लिए भी ये अंदाज़ा लगाना भी दुश्वार होगा कि चीखने की आवाज़ें किस तरफ से आई थीं। इसलिए कम से कम फौरी तौर पर किसी की मुदाखलत का अंदेशा नहीं था। मैं चित्रा को खींचते हुए नदी पर ले गया, उसके हाथ से छुरी लेकर एक तरफ डाल दी और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। फिर वो जैसे ही होश में आई, वो कितनी देर गहरे गहरे सांस लेती रही, फिर मेरे साथ लिपट कर सिसकियाँ भरने लगी। मैं उसका कंधा थपथपाता रहा और जब उसकी सिसकियाँ थमी तो मैंने उसे अपने आप से अलग कर दिया। मेरे मन को भी कुछ तस्कीन मिल गई और वो अब भी गहरे गहरे सांस ले रही थी, लेकिन पूरी तस्कीन उस वक्त मिलेगी जब मैं उस तीसरे दरिंदे पंडित प्रज्ञा राज को भी इसी तरह मौत के घाट उतार दूंगी। लेकिन इससे पहले हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। मैंने इसका बाजू थपथपाते हुए कहा। इन दोनों लाशों को ठिकाने लगा देने के बाद अपने लिए किसी दूसरे ठिकाने का बंदोबस्त भी करना है। ये जगह अब हमारे लिए महफूज नहीं है। मेरे जहन में अचानक ये ख्याल आया था कि गबरू और भेरू, उन दोनों को दारा और पंडित प्रज्ञा राज ने मुझे और चित्रा प्रीतम को खत्म करने के लिए भेजा था। ये दोनों जब वापस नहीं पहुंचेंगे तो यकीनी बात है वो किसी और को भी इस तरफ भेजेंगे। इस तरह ये जगह हमारे लिए बिल्कुल गैर महफूज हो गई थी। चित्रा इन लाशों को नदी में फेंकना चाहती थी ताकि अपनी कसम पूरी कर सके, लेकिन मैं जानता था कि ये लाशें पानी में बहकर ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकेंगी। आगे जाकर इस नदी का पार्ट चौड़ा हो गया था और पानी के बहाव की रफ्तार भी कम हो गई थी। मजीद बरा आगे नदी में बड़े बड़े पत्थर भी थे और किनारों पर झाड़ियाँ भी थीं जिनकी शाखें पानी के अंदर तक फैली हुई थी। वो लाशें इन्हीं झाड़ियों और पत्थरों तक ही अटक जाती और कल दिन में किसी भी वक्त उनका पता चल सकता था, जबकि मेरे जहन में कुछ और मंसूबा था। कॉटेज में आकर हमने सूरत हाल का जायजा लिया। इस कमरे में जा बजा खून फैला हुआ था जहाँ भेड़ों की लाश पड़ी थी। खून साफ करना मुमकिन नहीं था। इसके अलावा कॉटेज में हर जगह और हर चीज़ पर हमारी उंगलियों के निशानात मौजूद थे। पुलिस अगर तहकीकात करती तो हमें कातिल साबित करने में उन्हें ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आती। हम वैसे भी पुलिस के लिए अजनबी नहीं थे। चित्रा प्रीतम तो अपनी बेटी और शौहर के कत्ल के हवाले से पहले ही पुलिस से राब्ते में थी और मैं भी 30 मार हाँ बना हुआ था। सूरज गिरहन वाले दिन मैंने ही गंगोत्री के पहाड़ी गारों में बद्रीनाथ की नौजवान बेटी सीता को पंडित आशुतोष से बचाया था और पुलिस वाले हमारे बेहद मशकूर और ममनून थे। और पुलिस पर अब ये एहसान मेरे लिए खसूसन बहुत बड़ा ख़तरा बन गया था। पुलिस वाले जान गए थे कि मैं चित्रा के साथ रह रहा हूँ। अब चित्रा के साथ साथ मुझे भी तलाश किया जाना था। इस कॉटेज से अपने जुर्म का हर सबूत मिटाना मेरे लिए ज़रूरी था ताकि हम सामने भी रहें तो कम से कम पुलिस हम पर कत्ल का शुबा न कर सके। और मैंने चित्रा को समझा दिया था कि सबूत किस तरह मिटाए जा सकते हैं। मैंने गबरू की लाश भी बाहर से उठाकर कॉटेज में भेरों की लाश के करीब डाल दी।
चित्रा अपने कमरे में घुस गई, जहाँ एक तरफ सूटकेस पड़ा हुआ था। उसने सूटकेस खोलकर चंद कपड़े एक थैले में भर लिए। मैंने भी दूसरे कमरे में जाकर अपने बिखरे हुए कपड़े अपने बैग में ठूंस लिए। शहर का रुख करना हमारे लिए खतरे से हाल ही नहीं। मैंने चित्रा की तरफ देखते हुए कहा, ये रात हमें पहाड़ों में ही गुजारनी पड़ेगी। सुबह किसी ऐसी जगह का बंदोबस्त करेंगे जहां से हम कई रोज तक महफूज रह सकें। एक ऐसी जगह है, चित्रा ने कहा, तुम वो कंबल उठा लो, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। एक कंबल चित्रा ने भी उठा लिया, दूसरा मैंने तह करके अपने कंधे पर रख लिया। मैंने वो खिड़की भी अंदर से बंद कर दी। फिर कमरे का जायजा ले रही थी चित्रा कि मैंने जलता हुआ लैंप उठा लिया। चित्रा बाहर जा चुकी थी। लैंप का ढक्कन खोलकर पहले मैंने उन दो लाशों पर तेल छिड़का, फिर तीनों कमरों में तेल के छींटे देने लगा। लैंप में तेल के चंद ही कचरे बचे थे, उसकी बत्ती अभी तक जल रही थी। मैंने इसका शीशा उतार कर नीचे फेंक दिया और लाशों के करीब एक कपड़े पर जलता हुआ लैंप फेंक दिया। कपड़े ने फौरन ही आग पकड़ ली। मैं जल्दी से बाहर आ गया और दरवाज़ा बंद करके बाहर से कुंडा लगा दिया। चित्रा दरवाजे से चंद कदम दूर खड़ी थी। किस तरफ जाना है? मैंने करीब पहुंचकर पूछा और चित्रा ने एक तरफ इशारा कर दिया। हम तेज तेज कदम उठाते हुए उस तरफ चलने लगे। तकरीबन 100 गज दूर निकलने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा। कॉटेज की अकबी खिड़कियों में रोशनी नजर आ रही थी, जिसका मतलब था कि अंदर आग फैलने लगी थी। ये मुख्तसर सी इमारत लकड़ी के तख्तों से बनी हुई थी और मैं जानता था कि चंद मिनट में ही पूरी इमारत आग की लपेट में आ जाएगी और उसके साथ ही हमारे इस जुर्म के तमाम सबूत मिट जाएंगे। हम तेज तेज चलते रहे। हमारा रुख बुलंदी की तरफ था। थोड़ी ही देर बाद चित्रा हाँफने लगी। उस वक्त हम कॉटेज से तकरीबन निस्फ मील दूर निकल आए थे। चित्रा की वजह से मुझे रुक जाना पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। इस वक्त हम कॉटेज से तकरीबन निस्फ मील दूर निकल आए। चित्रा की वजह से मुझे भी रुक जाना पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। हम छोटी छोटी पहाड़ियों पर थे। जलता हुआ मकान अगरचे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उस तरफ फजा में नारंगी रोशनी दिखाई दे रही थी। 5-6 मिनट वहां रुकने के बाद हम एक मरतबा फिर चल पड़े। हम पहाड़ियों पर बदस्तूर बुलंदी की तरफ जा रहे थे। बुलंदी, सब्जा और घने दरख्तों की वजह से सर्दी में भी इजाफा हो रहा था। मैंने चित्रा से उसका थैला ले लिया और उसका कंबल खोलकर उसके जिस्म पर डाल दिया। कंबल की वजह से चित्रा को चलने में मजीद दुश्वारी पेश आ रही थी। चित्रा ने एक हाथ से अपने बदन पर लपेटे हुए कंबल के दोनों किनारे पकड़ रखे थे और उसका दूसरा हाथ मैंने थाम रखा था और उसे तकरीबन खींचते हुए लेके जा रहा था। हम तकरीबन 3 घंटे तक रुक रुक कर चलते रहे और एक बार फिर रुक जाना पड़ा। चित्रा जमीन पर बैठकर हाँफने लगी और मैं बाएं तरफ नशेब में देखने लगा, जहां दूर दूर तक बिखरी हुई रोशनियां नजर आ रही थीं। हम पहाड़ियों में चलते हुए शहर की दूसरी तरफ निकल आए और हरद्वार शहर हमसे तकरीबन 3 मील दूर नशेब में था। हमें तकरीबन 20 मिनट तक उस जगह रुकना पड़ा और बिलाहिर एक बार फिर आगे रवाना हो गए। पहाड़ियों में ऊंची नीचे रास्तों पर चलना खासा दुश्वार काम था और तारीकी में तो और भी मुश्किल पेश आ रही थी। कई मर्तबा बड़े बड़े पत्थर हमारे पैरों के नीचे से फिसलकर ढलान पर लुढ़कते हुए दूर तक चले गए थे। मैंने चित्रा का हाथ पकड़ रखा था। मजीद 2 घंटे चलने के बाद हम एक बार फिर रुक गए। हम जब कॉटेज से रवाना हुए थे तो इस वक्त तकरीबन 10 बजे का वक्त होगा और मेरे ख्याल में अब 3 तो ज़रूर बज रहे होंगे। पहाड़ियों पर चलते चलते चित्रा बुरी तरह हाँफ रही थी। सर्दी भी लग रही थी। उसके जिस्म पर सिर्फ इनर वेयर थे। अगर मैं उसे कंबल ना उड़ाता तो वो ठठर कर रह जाती। मैं चित्रा के बताए हुए रास्तों पर चलता रहा, जिससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि ये सारे पहाड़ी रास्ते उसके देखे वाले थे। वो इस वक्त भी गहरे गहरे सांस लेते हुए मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देख रही थी और फिर उसने हाथ से एक तरफ इशारा कर दिया।
तकरीबन आधे घंटे बाद हम एक जगह पर रुक गए। यहाँ दरख्तों की बहुतायत थी और एक चट्टान से आबशार की तरह पानी गिर रहा था। वो चट्टान 12-13 फुट से ज़्यादा ऊंची नहीं थी और आबशार भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। पानी एक बड़े पर नाले की सूरत में नीचे गिर रहा था और जमा हुए नदी की सूरत में आगे बहने की बजाय वहीं पथरीली ज़मीन के अंदर गायब हो रहा था। यही पानी चट्टानों के अंदर ही अंदर बहता हुआ गंगोत्री के मुकाम पर कहीं न कहीं से बाहर निकल आता था। इस आबशार से तकरीबन 50 गज के फासले पर एक चट्टान के पीछे दूसरी चट्टान में एक तंग सा गार था। गार के दहाने पर पहुंचकर चित्रा ने मुझसे थैला ले लिया और उसके अंदर टटोल कर एक टार्च निकाल ली। मैंने चित्रा के हाथ से टार्च ले ली और उसकी रोशनी में गार का जायजा लेने लगा। गार ज्यादा बड़ा नहीं था, फर्श पर प्याल भी बिछा हुआ था। तुम इस गार के बारे में जानती थी? मैंने सवालिया निगाहों से चित्रा की तरफ देखा। मैं कई मर्तबा यहाँ आ चुकी हूँ, उसने जवाब दिया। पहली मर्तबा तो मैं महज इत्तेफाक से इस तरफ निकल आई थी। इन दिनों यहाँ एक साधु जाप पर बैठा हुआ था। मैं इसके लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर आने लगी और फिर एक रोज़ जब यहाँ आई तो वो साधु गायब हो चुका था। शायद उसका जाप पूरा हो गया था तो वो कहीं चला गया था। वो चंद लम्हों का खामोश हुई, फिर बोली, अंदर चलो, मुझे सर्दी लग रही है। वो चट्टानों की वजह से यहाँ एक दर्रा सा बन गया था जिससे तेज हवा आ रही थी। जब तक हम पहाड़ों पर चढ़ते रहे थे खून की गर्दिश तेज रही थी और सर्दी का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब एकदम सर्दी अपना असर दिखाने लगी थी। हम गार के अंदर आ गए। मैंने अपना बैग कंधे से उतार कर एक तरफ रख दिया। चित्रा कंबल ओढ़े दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। उसे शायद ज़्यादा सर्दी चढ़ गई थी। वो होले होले कांप रही थी। मैं इसके करीब ही बैठ गया और कंबल का कुछ हिस्सा उसके ऊपर डाल दिया, लेकिन चित्रा की सर्दी कम नहीं हुई और वो मुसलसल कांपती रही और बिलाहिर मेरे साथ लिपट गई। मैंने दोनों कंबल मिलाकर उस पर लपेट दिए। चित्रा मेरे साथ लिपटी हुई थी। उसके दांत बच रहे थे और जिस्म में जैसे भौंचसाल सा आया हुआ था, लेकिन बिलाहिर वो पुरसकून होती गई। चित्रा शायद सो गई थी। मैं दीवार से टेक लगाए बैठा सूरत हाल के बारे में सोच रहा था। मेरे जहन में कई सवाल थे। इन हालात से छुटकारा कब मिलेगा और ये कत्ल व गारत कब खत्म होगी? क्या मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था? क्या मेरी ज़िंदगी में कभी ठहराव नहीं आएगा और मैं इसी तरह हालात की मुतलातम लहरों में बहता रहूँगा? मैं जैसे जैसे सोचता रहा मेरा दिमाग उलझता गया। कई ऐसे मौके आए थे कि मैंने हंगामों से अलग होने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे दुश्मनों ने मुझे कभी भी चैन से नहीं बैठने दिया था। मेरे जख्मों को कुरेदा गया था और कदम कदम पर मुझे ये एहसास दिलाया गया था कि अगर मैंने ज़िंदा रहना है तो मुझे ये सब भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं ये जुल्म बर्दाश्त करता रहा। बार बार मेरी नज़रों में वो मंजर घूम जाता जब मेरे माँ बाप को मेरे सामने निहायत बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया था, और ये एहसास भी मुझे अपने दुश्मनों के खिलाफ डटे रहने पर मजबूर करता रहा कि मुझे इन मासूम लोगों के कत्ल का बदला लेना है जिन्हें इनकी बेगुनाही की सज़ा दी गई थी। मेरी ज़िंदगी में कोई रात ऐसी नहीं आई थी जब मैं सुकून की नींद सोया हूँ। ये रात भी ऐसी ही थी। मुझे एक बार फिर मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई, लेकिन इस मर्तबा भी मैं बच निकला था और अपनी तरह जुल्म का शिकार एक बेगुनाह औरत के साथ इस गार में पड़ा सर्दी से ठठा रहा था। हिमालय की गोद में ये रात मेरे लिए बड़ी अजियतनाक साबित हो रही थी। ध्यान बटाने के लिए मैं मुख्तलिफ हवालों से सोचता रहा। मेरे जहन में जानकी का ख्याल उभरा। जानकी, रूपमती, बमला और ठाकर तो जानता था कि मैं कहाँ और क्यों जा रहा हूँ, लेकिन जानकी वगैरह बिल्कुल ला इल्म थी। उन्होंने तो वाकई ठाकर की बोटियां नोच ली होंगी। इतने जोर से मैंने ठाकर को अपने बारे में इतने रोज से कोई इतला नहीं दी थी, और यकीनन वो भी परेशान होगा। रात के आखिरी पहर सर्दी बढ़ गई थी। मैं अपने अंदर भी कपकपाहट सी महसूस करने लगा। चित्रा अगरचे मेरे साथ लिपटी रही थी।
मैंने दोनों कंबलों को अच्छी तरह लपेटा और चित्रा को अपनी बाहों में लपेट लिया। शायद इस तरह सर्दी का एहसास कुछ कम हो। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। मैं चित्रा को छोड़कर सीधा हो गया और आंखें बंद करके गहरे गहरे सांस लेने लगा। मुझे मायूसी नहीं हुई थी, मेरे अंदर ची की कुव्वत बेदार होने लगी। मेरे अंदर की कपकपाहट बदतरीज कम होती चलेगी और मैं बिल्कुल पुरसकून हो गया। सर्दी का एहसास मिटते ही मेरे जहन पर गनूदगी सितारे होने लगी और कुछ देर बाद मैं नींद की वादी में उतर गया। मेरी आंख खुली तो मैं अकेला ही प्याल पर लेटा हुआ था। दोनों कंबल मेरे ऊपर पड़े हुए थे। बाहर धूप फैली हुई थी और दिन की रोशनी गार के अंदर भी पहुंच रही थी। मैंने लेटे ही लेटे गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। चित्रा गार में नहीं थी। मैंने अपने ऊपर से कंबल हटाकर एक तरफ फेंक दिया और गार से बाहर आ गया। चित्रा आसपास भी कहीं नहीं थी। मैंने एक दो मर्तबा चित्रा का नाम लेकर पुकारा, लेकिन कहीं से जवाब नहीं मिला। मैं चट्टान के ऊपर से घूमकर उस तरफ चला गया जहां रात को आबशार देखा था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने एहतिताम को पहुंचा।